आ गई? श्योर है? ओके, चलो। तो अब क्या है ना, जैसे कभी ऐसा कोई कहता है कि हर साल 20,000 20,000 20,000 20,000 हर साल मिल रहा है, ओके, और आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर एग्जांपल 12% का है, तो आप क्या करोगे? 4 साल को क्या करोगे? आप हमेशा ऐसा करते हो, ईयर, CF80, डिस्काउंटिंग फैक्टर, DCF80, ये आपका हमेशा का ट्रेडिशनल तरीका है। ये आएगा 20 के 20 के 20 के 20 के, और आप इंडिविजुअल डिस्काउंट फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो एक तरीका होता है, जब ऐसी चीज़ें होती है ना, तो आपने इसको एक अलग तरीके से करना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग CDF। अब उसको क्या करने चाहिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, 20,000 को 20,000 लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, कैलसी भी लेना ज़रा। अगर डिस्काउंट फैक्टर 12 है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस रिकॉल, और मल्टीप्लाई होगा 3.303 से, है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 से, तो कितना आएगा? 60,746। तो ये ऐसा है, जब भी इक्वल CFAT होता है तो ये सब टाइम पास करने की जरूरत नहीं, 4 कॉलम बनाने की, और डायरेक्टली आप CFAT को इसको क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं, उससे मल्टीप्लाई करने का क्वेश्चन हो जाता है। इज दैट ओके? समझ गया? नेक्स्ट, डू नॉट डिडक्ट एंड ऐड बैक डेप्रिसिएशन इफ देयर इज नो टैक्स। समझ गया? क्योंकि वैसे भी आप किसके लिए कर रहे हो? यू डिडक्ट डेप्रिसिएशन, यू ऐड बैक। वो क्यों करते हैं? ताकि टैक्स का बेनिफिट, पर टैक्स ही नहीं है तो फिर क्यों माइनस करें, टाइम वेस्ट नहीं करें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वर्किंग कैपिटल किसी क्वेश्चन में दिया रहा है, सुन लो ध्यान से। अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ तो आपने क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से। वर्किंग कैपिटल दिया है, फॉर एग्जाम्पल कोई मैं बिजनेस चालू कर रहा हूँ आइसक्रीम पार्लर का, या फिर मैं किसी, मान लो कोई ब्रांडेड क्लोथ्स का, ज़ारा का शोरूम है मेरे पास, ज़ारा का शोरूम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो बोलता है ज़ारा का शोरूम जो है वो स्टार्ट करते समय आपको 50 लाख के कपड़े लगेंगे। ये आगे आपकी कौन सी है? इन्वेंटरी। हो सकता है आपको ये चालू करने के लिए 20 लाख रुपए कैश हाथ में रखना पड़ता होगा, तो आपको केवल 70 लाख रुपए लगते हैं बिजनेस चलाने के लिए, बराबर है। आपने 5 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेक्स? जो भी आपने जगह ली होगी, जो फर्नीचर बनाएगा, वो सब आपने लिया है 5 करोड़। ये पैसे आना नहीं है, ये तो आपने जगह ले दी, फर्नीचर, ये पैसा को छूट के नहीं आएगा, वो तो लग गया उसके लिए, वो डेप्रिशिएट भी हो जाएगा। पर ये जो 70 लाख रुपए, ये डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है, ये इन्वेंट्री आ रहा, फिर जा रहा, फिर आ रहा, फिर बिक रहा, फिर और नया आ रहा है, तो ये खेलने के लिए रहते हैं। ये 20 लाख तो आपका कैश ही पड़ा हुआ है। तो क्या होता है ऐसे समय पे, इसका जब वो कहते हैं 70 लाख रुपए इन्वेंट्री के लिए लग रहे हैं या वर्किंग कैपिटल के लिए लग रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ऐसे होता है कि जब हम लोग इसको वो करते हैं, NPV निकालते हैं, तो उसको कैसे लिखना चाहिए। तो मान लो 4 साल का इनका लाइफ है, 1 2 3 4, और बोलता है कि पहले साल 60 लैक्स लगे, इसको 30 लैक्स लगे, इसको 20 लैक्स लगे, इसको 40 लैक्स लगे। ये आपका CFAT, ओके। ये आपका ईयर है, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ये DCFAT, ओके। अब होता क्या ना, ऐसे समय पे आपने जो 70 लाख रुपए लगाए हैं, वो कौन से साल में लगाए? 0 ईयर में। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउट फ्लो जो है वो 5 करोड़ नहीं है, सिर्फ 5 करोड़ का तो मैंने जगह ली, फर्नीचर लगाया, पर 70 लाख भी लगाया, तो इसलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे 570 लाख आउटफ्लो। पर आप जानते हैं कि जब मेरा ये धंधा जिस दिन बंद हो रहा होगा 4 साल के बाद, ये 70 लाख तो मेरे को वापस आ जाएंगे, बिकॉज ये मेरा कुछ डेप्रिशिएटेबल नहीं। जिस दिन जाएगा ये पैसा, वो पैसा भी मेरे घर आ जाएगा, वो कपड़े बेच के उसके पैसे आ जाएंगे, यानी कि ये 70 लाख रुपए मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। कौन से साल में? फिर आप बोलेंगे आपने 0 ईयर में आउटफ्लो दिखाया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है, ये, और ये आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, जैसे यहाँ पे 0.9 0.82 0.75, और ये आएगा 0.68 से मल्टीप्लाई होगा, बराबर है। तो अब आप क्या बोलेंगे, 70 लाख रुपए आपने यहाँ पे ऐड कर दिए 0 ईयर में, और आते समय 70 लाख ऐड कर दिए, तो क्या इफेक्ट नहीं होगा? उसमें क्या इफेक्ट हो रहा है? 70 जा रहा है, 70 आ रहा है, पर वही इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब आएगा तो 0.68 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब भी वर्किंग कैपिटल लिखेंगे तो 2 इफेक्ट आएंगे, 0 ईयर में जाएगा, और जिस समय लाइफ एंड हो रही है उसकी, इस क्वेश्चन में 34 साल, तो 34 साल में वो ऐड होगा, बस।
जस्ट डोंट से कि वर्किंग कैपिटल जा रहा भी उतना आ रहा भी उतना, तो वी विल नॉट टेक एनी इफेक्ट, ऐसा उसका मतलब नहीं है। आपको जाते समय भी लिखना है, आते समय भी लिखना है। समझ आ रहा है? ओके, डन है। नेक्स्ट, टैक्स। व्हेन देयर इज अ लॉस कैरी फॉरवर्ड इन द देन देयर इज व्हाट, ठीक है, ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज दिस। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि आपके पास में लिखा आता है कि पीबीटी -20 है और टैक्स 0 है, फिर आपके माइनस टैक्स पैड भी आपको -20, तो डेप्रिसिएशन एडबैक होगा, तो ये आएगा CFAT, बराबर है। अगर पीबीटी आपका 50 है और टैक्स 9 है, आपका 41 आया और 40 दे तो ये 81 आता है। अब सवाल उठ रहा है, सवाल इस बात का है अब क्या सवाल है बताएं यहां पे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन लॉसेस कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अब क्या कर रहा है ये, इसका बोलना है ये जो आपके पास में जब लॉस होता है तो देयर आर टू थिंग्स, वन लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, वन लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। तो यहां पे -20 अगर इसी साल में किसी से सेट ऑफ हो रहा है तो ये मेरे लिए इनफ्लो बन जाता है। कैसे? अब ध्यान से सुनना, मैं बहुत भारी बात बोल रहा हूं, एकदम क्रिटिकल पॉइंट है, सबसे एकदम हॉट पॉइंट है। सपोज ईयर 1 में प्रोजेक्ट ने दिया लॉस 30 लाख का, ओके, ये था मेरा बिजनेस ए। उसी साल मेरा बिजनेस बी चल रहा होगा, उसमें ईयर 1 में हुआ मेरा 200 का प्रॉफिट, और क्वेश्चन कहता है कि तुम सेट ऑफ कर सकते हो। तो बताओ ये 30 के लॉस ने क्या किया, इधर जाके घुस जाएगा और अब इसको 170 पे टैक्स देना पड़ेगा। अर्थात क्या हुआ, अगर मैं इस लॉस की बात करूं तो ये लॉस ने मुझे फायदा करवाया मेरा टैक्स का। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, ऐसे समय पे जब लॉस हो जाता है ना किसी से, तो मान लीजिए 30 पे 30%, यानी इसने मुझे 9 लाख रुपए में मेरा टैक्स बचाया, तो यानी 9 लाख रुपए में इनफ्लो में लिखता हूं। आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। कभी कभी लॉस भी फायदेमंद होते हैं। प्रोजेक्ट लॉस में है, प्रोजेक्ट लॉस में है, फिर भी क्या है, आपके लिए फायदा है। कैसे? बिकॉज द लॉस कैन बी सेट ऑफ। डिड यू अंडरस्टैंड? अब देयर आर टू थिंग्स, ओके। और अगर ऐसा लिखा, अगर मान लीजिए एक साल में ये लॉस हो गया फर्स्ट ईयर में, और बोल रहे हैं कि इस साल में ये सेट ऑफ नहीं होगा पर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड होगा मतलब क्या, ये पैसा आपको अब इसके ऊपर जो टैक्स है ना वो 0 करना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड अगले साल जाएगा, आप इस साल में कुछ नहीं करोगे उसका, तो टैक्स 0 बैठेगा उसके ऊपर। फिर क्या हो जाएगा, आपका ये था पीबीटी, टैक्स होगा 0, तो पैट कितना होगा आपका, -30 होगा। फिर ईयर 2 आएगा, फिर क्या होगा ईयर 2 में, अब आपका यहां पे 100 का प्रॉफिट है, तो क्या होगा, ये जो 30 है ये माइनस हो जाएंगे, और ये 70 के ऊपर का अब मेरा टैक्स बैठेगा 21, 30%। और मैं क्या करूंगा यहां पे, इसको लिखूंगा 79। समझा है? जब यहां पे वरना अगर आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं लिखा होगा तो क्या होगा, मान लो लिखा क्वेश्चन में कैरी फॉरवर्ड नहीं, तो आपको क्या, अगर मान लो ये क्वेश्चन है जब कैरी फॉरवर्ड होता होगा, एंड इफ द क्वेश्चन इज नॉट कैरी फॉरवर्ड, तो क्या मतलब होगा, 1 2, यही सेम क्वेश्चन, पीबीटी कितना है -30, टैक्स कितना होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लॉस इसी साल में किसी से सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो ऐसा अजम्पशन लेता हूं मैं, किसी और, मेरे और भी बहुत सारे बिजनेस होंगे,
तो मैं क्या करूंगा, इसका टैक्स मारूंगा -9। समझ आ रहा है? और फिर क्या होगा, यहां पे बैठ क्या आएगा इसका, ये -21। इज ओके? और अगले साल क्या होगा, अगले साल जो मेरा बचा हुआ 100 है, इसके ऊपर 30 ही तो नॉर्मल टैक्स भरूंगा मैं। आप समझो दोनों में अलग चीज़ है बहुत। क्वेश्चन में दिया होगा अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा ना, तो यहाँ पे इसका टैक्स 0 लेने का, बिकॉज इसका फायदा आपको अगले साल होने वाला, ये नुकसान का फायदा। पर अगर कैरी फॉरवर्ड ही नहीं है तो हम इस साल उतना टैक्स कम भरेंगे। अगर सोचो ये कैरी फॉरवर्ड, मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से, समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है, इसी साल में किसी बिजनेस के अगेंस्ट में ये सेट ऑफ हो जाएगा। अब यही मैं आपको यहाँ पे वो क्या करूंगा, जब कोई क्वेश्चन आएगा ना मैं आपको समझाऊंगा ये पॉइंट। शायद से अभी मेरे जो अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं, जब एक्चुअल में बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पॉइंट मैं बताऊंगा। यहाँ पे लिखा भी है, रेफर क्वेश्चन नंबर 28 में दिखाऊंगा आपको, इधर देख लेना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं वो लोग, यहाँ पे टैक्स 0 लिखते हैं और उसको सेट ऑफ करते हैं। मैं आपको लेके जाता हूँ उस क्वेश्चन पे, आपको समझ आएगा। हो सकता है आपको ये इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, बिकॉज वो जब क्वेश्चन आएगा तो और भी चीजें क्लियर होगी। बट देयर आर 2 थिंग्स, एक कैरी फॉरवर्ड होता है, एक कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। कैरी फॉरवर्ड के टेंशन में क्या, कैरी फॉरवर्ड होता क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता क्या हो रहा है, अच्छी बात है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो ये टैक्स 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि इसका फायदा अगले साल हो रहा है मुझे, बराबर है। अब बात करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो ये कैरी फॉरवर्ड से देखो इसका प्रॉफिट कितना है, तो 30% कितना होना चाहिए, तो कितना टैक्स भर रहा है, क्यों, बिकॉज ये माइनस इधर हो गया, समझ गए, -20। ये कब की बात है, ये बात है जब कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, बराबर है। अरे सुनो जरा, कैरी फॉरवर्ड अलाउड है सर, ये आपने क्यों निकाला, बिकॉज बेटा जब मैं एनपीवी जब निकालता हूं, ईयर CFAT डिस्काउंट इफेक्ट DCFAT ईयर तो लिख दूंगा, पर जो CFAT पहले साल में मैं -20 लिखूंगा और अगले साल में मैं 81 लिखूंगा। अगर मुझे ये समझा नहीं तो मेरा CFAT गलत होगा, और CFAT गलत होगा तो मेरा NPV गलत आएगा। इसलिए CFAT के कैलकुलेशन में हमें पता होना चाहिए कैरी फॉरवर्ड हुआ तो होता क्या है। तो आई थिंक कैरी फॉरवर्ड तो आपको क्लियर है इसमें। अब जब कैरी फॉरवर्ड नहीं था वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूं। अब बताओ यहां पे क्या लिखा है, 0 ईयर में आपका 100 आउट हुआ और आउटफ्लो ऑफ द 3rd ईयर आपका इतना है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना होगा, 137.5। इसका अर्थ ये होता है, अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, तो ठीक है, इसमें कुछ इतना खास नहीं। टैक्स की बात करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना है, नो कैरी फॉरवर्ड करना है, ये वो क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है ना, ठीक है ना। अब देख लो, ये और स्पष्ट किया मैंने यहाँ पे। माइनस मेरा क्या होता है ना, जब प्रॉफिट आता ना भैया तो टेंशन का क्वेश्चन नहीं है। जब ये क्वेश्चन में नेगेटिव आता है ना, तब जाके समझता नहीं टैक्स का क्या करूं। हाँ, इधर देख लो, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, ध्यान से सुनना, मैं बहुत भारी बात बता रहा हूं। जब नेगेटिव में और कैरी फॉरवर्ड बोल रहा है, तो यानी कि इसका फायदा अगले साल होने वाला है, तो इस साल उसके ऊपर टैक्स का इफेक्ट 0 आ गया, तो 0 ले लिया और -10 कर रहे हो। अगले साल 50 का 30% होना चाहिए था, तो 50 में से ये 10 चले गए, तो कितने हुए, और 40 का 20% टैक्स कितना हुआ, 8। अगर यहाँ पे मैंने 20% पकड़ा है तो टैक्स रेट कितना है, 20% पकड़ा है। पर अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो क्या हो रहा है, ये -10 है। ध्यान से सुनना, अब अगले बार तो इसका चांस नहीं है, यानी कि अब मैं क्या करूंगा, इसी साल किसी और बिजनेस से सेट ऑफ करने की कोशिश करूंगा। यानी ये -2 भी माइनस, अगर प्लस होता है तो हम टैक्स को माइनस करते हैं, जब माइनस होगा तो टैक्स प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस होगा और ये मेरी सेविंग मानी जाएगी और इसको मैं -8 कर दूंगा। समझ आ रहा है? अगर प्लस होता तो क्या करते आप, 10 -2 ये 8 होता। तो जब हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं तो टैक्स माइनस होता है, जब प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, अगले साल सेट ऑफ भी अलाउड नहीं, तो इस साल ये प्लस क्यों हुआ, प्रॉफिट भले ही माइनस है पर टैक्स प्लस हुआ, यानी कि टैक्स ने मेरी बचत कराई, क्योंकि अब मेरे उतने इनकम के ऊपर, अगर मान लो कोई और बिजनेस होगा जहां पे 100 कमाए होंगे, तो 100 में से ये -10 हो जाएंगे
उसी साल मैं उस दूसरे बिजनेस पे 90 के ऊपर टैक्स भरूंगा। इज दैट ओके? जैसे एसपीसी ने पैसे कमाए गुरुकुल में लॉस में, तो क्या होगा? गुरुकुल का लॉस जो है मेरा ही है, तो एसपीसी के प्रॉफिट के साथ में सेट ऑफ हो जाएगा, तो एसपीसी का उतना टैक्स कम हो जाएगा। ये वही करा ना। अभी यहां पे वो लिख रहे नहीं कि प्लस, तो आप बोलेंगे प्लस कैसे हो सकता है? अरे प्लस मतलब दूसरे धंधों में अगर मान लो सेट ऑफ मिल रहा है, ये लॉस भी तो नहीं, तो दूसरे धंधे के ऊपर एसपीसी में मुझे ज्यादा टैक्स भरना पड़ा होता, गुरुकुल के लॉस के हिसाब उतना थोड़ा सा कम भर। ये आपको ये बहुत भारी चीज थी, आई थिंक। देखो यहां पे मैंने लिख के भी दिया है, ये है एसपीसी ऑडिशन, एसपीसी एजुकेशन। देखो यहां पे हुआ -10 का लॉस, हाँ, और यहां पे हुआ 40 का प्लस, तो मैं क्या करूंगा? ये उधर -10 है तो 30, तो 30 के ऊपर 6 बनना पड़ेगा। टैक्स सेविंग एट एसपीसी ऑडिशन इज व्हाट? 2 करोड़, बराबर है? अरे बोलो यार। मींस लॉस इज बेनिफिशियल टू सेव टैक्स ऑफ 2 करोड़, बराबर है? अगर ये 10 उधर नहीं जाता तो मैं 40 करोड़ पे 20% 8 करोड़ भरता। अब मैं 30 पे 20% भर रहा हूं, यानी कि 6 करोड़ भर रहा हूं, यानी 2 करोड़ मेरा फायदा हो रहा है। ये फायदा मुझे ऐसे करना पड़ेगा। देयर आर 2 थिंग्स, वन इज कैरी फॉरवर्ड, वन इज नो कैरी। कैरी फॉरवर्ड तो क्या होता है? अभी आपने टैक्स 0 लिखना है और अगले साल में से माइनस करना, बराबर है? और कैरी फॉरवर्ड नहीं बोला तो आप इसी साल में उसको माइनस टैक्स के बदले +2 कर दो। सर आपने ये जो किया, ये करके क्वेश्चन में कहां डाल दे? जब एनपीवी करेंगे ना तो ईयर, और दूसरा कौन था? सीएफएटी। तो सीएफएटी में ये नंबर लिए जाएंगे। क्वेश्चन ए और ए का दोनों सेम ही है, पर यहां पे नो कैरी फॉरवर्ड है, इसलिए पहले साल का सीएफएटी -8 आ रहा। यहां पे कैरी फॉरवर्ड है, इसलिए सीएफएटी -8 नहीं -10 आ रहा। तो आपका जो सीएफएटी वाला जो कॉलम होगा वहां पे नंबर बदलेंगे तो ऑब्वियसली उसके वैल्यूज अगले बदल जाएंगे, इसलिए वो सिखाया जा रहा है। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं अच्छे से और बता दूंगा। एक बार देख लो, फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं। पे बैक पीरियड जब होगा तो फॉर्मेट ऐसा होता है, ईयर, सीएफएटी, बैलेंस, बराबर है? पर वही डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड होगा तो एनपीवी का पूरा फॉर्मेट डालने का, ईयर, सीएफएटी, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डीसीएफएटी, और साथ में जोड़ देने का बैलेंस। देखो यहां पे, बराबर है? पर जब एनपीवी आता तो फॉर्मेट क्या था? ईयर, सीएफएटी, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डीसीएफएटी। देखो ये नेक्स्ट। अब मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं, ये इंक्रीमेंटल है। एक मिनट देखता हूं, इंक्रीमेंटल में समझाता हूं क्योंकि अभी इंक्रीमेंटल का क्वेश्चन नहीं है। इंक्रीमेंटल में समझा देता हूं अभी, ठीक है? इंक्रीमेंटल एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपने इसके लिए एक कॉन्सेप्ट देता हूं मैं आपको, इसके लिए क्वेश्चन लेंगे, इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तब समझेगा, ऐसा नहीं समझेगा। एनपीवी निकालने का तरीका क्या होता है ये भी दिया, ठीक है, जान दो। अब बताओ एनपीवी, ये है इंक्रीमेंटल में। इंक्रीमेंटल में क्या है? चूज दीपिका और कैटरीना, और यहां पे लिखा है दीपिका ओल्ड है, कैटरीना न्यू है। कैन वी शिफ्ट फ्रॉम दीपिका टू कैटरीना? चूज इंक्रीमेंटल अप्रोच, यहां पे लिखा है। अब मैं आपको समझाता दोनों का मतलब क्या है। वो क्या बोल रहा है? 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं मान लीजिए मैं दुकान में बैठा हूं, ए लेना है कि बी लेना है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? ए प्रोजेक्ट में पैसे डालूं कि बी में पैसे डालूं, कैसे? तो ए का एनपीवी निकालेंगे, बी का एनपीवी निकालेंगे, जिसके ज्यादा एनपीवी उसको सेलेक्ट करेंगे। पर सोचो ऑलरेडी आपके इसमें ए है और आप बी आपको दुकान में दिख रही, तब क्या करोगे? तो अपन क्या करेंगे? ए को छोड़कर बी पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कितना पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है, और देखेंगे उसके एक्स्ट्रा डालने की वजह से नए वाले में हमें क्या एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी कि देखो यहां पे दीपिका ओल्ड है जो मेरे पास है, कैटरीन नहीं है जो दुकान में है। अब मैं पुरानी वाले को छोड़ दूं और नई वाले के पास जाऊं तो क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। पापा को बोला पापा मैं दीपिका को छोड़ रहा हूं, कैटरीना के पास जा रहा हूं, तो पापा ने बोला कैटरीना को कितने लग रहे? बोले पापा कैटरीना को 20 लाख ज्यादा लग रहे हैं। तो पापा बोले 20 लाख की बात नहीं बेटा, पर क्या वो 20 लाख का ज्यादा आउटपुट देंगी? नई वाले के पास जाने से प्रॉब्लम नहीं, पर नई वाले का जो खर्च एक्स्ट्रा लग रहा है, बोले कितना लग रहा है? 20 लाख रुपए। तो फिर एक काम करो, कैटरीना के 20 लाख रुपए जो लग रहे धंधे के वास्ते, कैटरीना के वास्ते, तो ये भी देखो कैटरीना 20 लाख से ज्यादा आउटपुट देगी नहीं, तो क्या क्या चेक करना पड़ेगा? कैटरीना से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा, कैटरीना की वजह से कितना ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है, और क्या चेक करेंगे? कैटरीना की वजह से
हमें कितना ज्यादा एक्स्ट्रा आ रहा है, ये लिखा है। तो क्या हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं? यहां पे क्वेश्चन है, क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। क्या हम शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो चूज क्या बोलते हैं, ऐसे समय पे आपने कौन सा अप्रोच यूज करना चाहिए? इंक्रीमेंटल। क्वेश्चन में अगर आपके पास पुरानी वाली है और आप नई वाली पे जा रहे हो, इंक्रीमेंट नई वाली कितना ज्यादा दे रही, इंक्रीमेंट के नाम लगे, नई वाली कितना इंक्रीमेंट करके दे रही है। भाई पुराने वाली के पास जो मिल रहा था और नई वाली मुझसे भी कम मिल रहा है, तो मैं नई वाले के पास जाऊंगा क्यों? तो मैं नई वाले के पास कहता था कि नई वाले में कितना अधिक इंक्रीमेंट वालों कितना अधिक मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, वैसे CFAT का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, कल ही देख लेता। एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही वाहियात है, जो आप सभी ने जानना बहुत बहुत जरूरी है। कैपिटल गेन, वो भी SLM और WDV। देखो हम लोग क्वेश्चन अभी बहुत सॉल्व करने वाले, वो टेंशन नहीं। मैं आपको थोड़ा सा एक जो फालतू फालतू जो नहीं क्या, जो चीज़ आके हर क्वेश्चन में आपको ट्रबल करेगी, मैं वो पढ़ा रहा हूं, ये वो उसका नोट्स। SLM WDV क्या मतलब है इसका भैया? अगर कोई 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करे हैं, उसकी सेल वैल्यू 2 लाख रुपए, 4 साल लाइफ है उसकी, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2 लाख रुपए पर ईयर। आपको पता है CA फाउंडेशन में कैसे करते हैं? इन्वेस्ट माइनस वोट सैलवेज वैल्यू, तो कितना वैल्यू बचा? 8, 8 डिवाइड बाय 4, तो डेप्रिसिएशन आपने हर साल 2-2 लाख करना चाहिए। कोई डाउट है इसमें? नहीं। बताओ इसके जब ये सेल होगा 4 साल के बाद में 2-2 लाख 2-2 लाख 2-2 लाख, यानी 4th ईयर के एंड में आपके बैलेंस शीट पे बुक वैल्यू कितनी दिखेगी? 2 लाख। कैसे? 10 में से -2 8, 8 में से -2 6, 2 4, -2 2। कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं दिख रहा क्या? ऑल ओके गाइस? तानिया, चिराग, वंशिका, ऑल ओके? बहुत देर से किसने चैट ही नहीं किया। इसमें भी लिखा है साइन इन टू चैट। ऑल ओके गाइस? ऑल ओके है ना? यस सर, ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट है। तो क्या होगा, ये 4 साल में आपके पास में बुक में 2 लाख रुपए बचे और आपने बेचा भी कितने में? 2 लाख में। तो कितना वैल्यूएशन आपको? नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो कभी भी SLM में आपको ना लॉस होता है ना प्रॉफिट, बिकॉज आप सैल्वेज वैल्यू के देखने के बाद ही अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन करते हो। तो आपका बुक वैल्यू जो बचता है आखिरी में, उतने में आप बेचोगे, तो आपको ना प्रॉफिट होता है ना नुकसान, बिकॉज आप पहले से ही सैल्वेज वैल्यू डिसाइडेड है। तो पर क्या होता है जब WDV चलता है, ये बड़ा संकट वाला काम है, ध्यान से देखना, बड़ा बढ़िया टाइप का। आई डोंट लाइक दिस। 10 लाख की चीज आपने ली थी, वो 2 लाख में एंड में बेच दी। पर आप जानते हो WDV में ऐसा डेप्रिसिएशन नहीं निकालते, वो हर साल डेप्रिशिएट होता है, यानी 20% हो गया अगर, तो 10 लाख पे 2% कितना? 20%। 20% यानी कि पहले साल 2 लाख का डेप्रिसिएशन हुआ, फिर आप कितना बचेगा? 8 लाख बचेगा। 8 लाख पे 20% यानी 160 बचेगा। अब कितना बचेगा? 640 पे 20%, 1,28,000, और जो भी बचेगा ये इतना आएगा। अब क्या हुआ, आपके पास में बैलेंस कितना बचा है? 10 लाख में से सारा डेप्रिसिएशन आपको 4,09,600 बचे, और आपने बेचा कितने में? 2 लाख में। तो कितना लॉस हुआ? अब मेरा बताओ क्या होगा इसका? क्या होगा मतलब, सबसे पहली बात होगी, ये जो 2,09,600 रुपए जो लॉस हुआ है ना, इसकी वजह से आपका टैक्स से होगा। तो 2,09,600 मल्टीप्लाइड बाय 20% अगर टैक्स रेट चल रहा है तो 41,920 एट द एंड ऑफ द एसेट लाइफ वो आपके इसमें CFAT में ऐड होंगे, बराबर है। पर यहां पे ना वो ऐड हो रहे थे क्योंकि यहां पे टैक्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। पर एक बात समझना, दोनों भी इसमें एक चीज कॉमन है, या भी आइटम 2 लाख का बिक रहा है या भी आइटम 2 लाख का बिक रहा है। ये 2 लाख रुपए बताओ क्या होगा?
आप ईयर लिख रहे हो, CFT लिख रहे हो, बताओ कौन से कॉलम में ऐड हो गए? क्योंकि आपके लिए पैसा जब जाता है तो आप उसको आउटफ्लो में लिखते हो, जब पैसा आता है तो उसको इनफ्लो में लिखना पड़ेगा। पर पैसा आ कब रहा है? वो एंड में आ रहा है तो एंड के साइकिल में उसको ऐड करना पड़ेगा। यानी कि 2 लाख रुपए कहां डालना पड़ेगा? जो 4th ईयर का इनफ्लो होगा उसमें इसको ऐड करना पड़ेगा, दोनों भी केस में। तो दोनों भी केस में एक चीज कॉमन है, इनफ्लो ऐड करना पड़ेगा। पर इसमें और एक फायदा हो रहा है, आपका टैक्स से हो रहा है, हालांकि लॉस है पर टैक्स सेव हो रहा है, तो इसलिए इसका टैक्स सेव आपको 34 साल के इनफ्लो में ऐड करना पड़ेगा। कौन सा? ये जो भी टैक्स होगा। अरे समझा कि नहीं? देखो लिखा है ये जो है तो टैक्स गेन ऑन द कैपिटल लॉस, ठीक है, ये वही लिखा है। पर आपको समझा इस केस में क्या नहीं हो रहा है? अगर वो है, क्या बोलते हैं, SLM मेथड है, तो वहां पे टैक्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। क्यों? बिकॉज आपको ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। ओके, डन। नेक्स्ट अब देखते हैं ARR। ARR क्या होता है? कल भी बताया था हमने। इसका फॉर्मूला सबसे ऊपर वाला जो एवरेज पैट, तो ऊपर दोनों एवरेज पैट आता है। यही एक क्वेश्चन है जहां पे पैट लिया था, यहाँ पे CFT नहीं लेते। और नीचे क्या आएगा? एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा या फिर वो एवरेज इन्वेस्टमेंट आता है। और एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। अब देखते हैं एक कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड मेथड। क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड मेथड। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंट। इसमें मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूं जो आपको समझ में आएगा। देखो जरा, कंपेयर एट ऑल द ईयर्स सेपरेटली। अगर आपका 10 लाख, सुनो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 10 लाख का प्रेजेंट वैल्यू है और आपने 3 साल के लिए वो प्रोजेक्ट में पैसे डाले हैं और आपका डिस्काउंट इफेक्ट 10% चल रहा है, यानी धंधे में पैसे कितने लगाए? 10 लाख। और पैसा आपका इनफ्लो, अरे कोई भी धंधे में पैसे लगाए आपने, पर 3 साल ही चलेगा, तो उसकी आप जब इक्विवेलेंट एनुअलाइज मेथड जब करते हो ना, तो इसका मतलब जब आप आज 10 लाख डाल रहे हो ना, तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, ईयर 1 में, 2 में, 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं? बताओ कितना पैसा डाल रहे हैं? इसको क्या करते हैं? इसके CDF से डिवाइड करते हैं। कैलसी लो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस रिकॉल। कितना आ रहा है? 2.48। तो 2.48 से डिवाइड किया जाएगा 4,03,000। आप बोलेंगे सर इसको 4,03,000 4,03,000 4,03,000 अगर करते हैं तो 403 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, ये तो 12 लाख के ऊपर जाएगा। और यहाँ तो 10 लाख है सर, 10 लाख इज इक्वल टू 12 लाख कैसे? वो बोल रहा है जो आज 10 लाख लगा है उसको मैं 3 साल में डिवाइड करूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करके, तो उसका मतलब आपके इसमें 4,03,000 रुपए हर साल आपका इन्वेस्ट हो रहा है। समझा? अरे अगर अपन फ्यूचर से प्रेजेंट पे लाते तो यहां पे प्रेजेंट को फ्यूचर पे ले जा रहा है। और अगर आपको हर साल में वहां पे अगर आपको 3 लाख रुपए का इनफ्लो है, तो मुझे बताओ ये प्रोजेक्ट में प्रॉफिट हो कि लॉस हो? ये आपका 3 लाख रुपए CFT है, पर आपका हर साल में आउटफ्लो कितना हो रहा है? 403, यानी कि हर साल आपका इक्विवेलेंट एनुअलाइज जो है ना, वो एक तो EAB होता है या EAC। B यानी कि बेनिफिट, C यानी कि कॉस्ट। इक्विवेलेंट एनुअल कॉन्सेप्ट का नाम ही है। आप इक्विवेलेंट बताओ कि हर साल में कितना लॉस हो रहा है, तो हर साल में लगभग हमें 1,03,000 का लॉस हो रहा है। इसको इक्विवेलेंट एनुअल मेथड क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहां पे पैसा हम लोग हर साल में मेरा कितना लॉस हो गया, हर साल में 103 का लॉस हुआ। जनरली हम लोग फ्यूचर को प्रेजेंट में लाते हैं, पर MIRR में भी और इसमें भी हम प्रेजेंट को फ्यूचर में ले जाते हैं। हमने 10 लाख को फ्यूचर में डाला है, उधर। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, 10 लाख को 10 लाख के रखते हैं और फ्यूचर को इधर लेके आते हैं NPV मेथड में। इसमें यार ऐसा नहीं, ये जो पैसा है पर्चा क्या करता है, 10 लाख डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3,33,333, 3,33,300, ऐसा 3 बार लिखता है। ये गलत है क्योंकि हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहे हैं। ये 10 लाख रुपए इज इक्वल टू 403 ऑफ 3 ईयर्स। समझ आ रहा है कि कुछ? इसको कहते हैं इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड मेथड। समझ में आ रहा है कुछ मैं बोल रहा हूं? एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, चलो अच्छी बात, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं।
तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, चालू करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? देखते आपको आता है क्या? ओके, पेज नंबर 146 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंप्यूट द एनपीवी, क्या निकालना है? एनपीवी फॉर अ प्रोजेक्ट विद नेट इन्वेस्टमेंट। कितना पैसा लगाया आपने धंधे में? 1 लाख लगाया। नेट कैश फ्लो फॉर ईयर 1 इज 55,000, ईयर 2 80,000, ईयर 3 70,000। और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ने डिस्काउंट फैक्टर 10% का है और ये भी दिया है। आपको क्या निकालना है? एनपीवी। एनपीवी के लिए कितने कॉलम थे? 4। ईयर, CF80 डिस्क बराबर है, 1 2 3 बराबर है, और ये तो ऊपर से 55 80 75 बराबर। इसको मल्टीप्लाई 0.90 ये हमेशा 3 या 4 डेसिमल लेना, और ये मल्टीप्लाई हो गया इतना है 172। और आपने पैसे कितने लगाए थे? 100। यानी आए कितने पैसे? 172। गए कितने पैसे? 100। 72.85 क्या है? ये मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू। कैसा लगा क्वेश्चन? समझ में आया ना? वेरी गुड, अच्छा है। कैसा लगा क्वेश्चन? इजी है ना? ओके, आगे देखते हैं। अब मैं आपको ले जा रहा हूं, ये देखो इस क्वेश्चन में तो क्या बोल रहा है, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। एबीसी इज इवैल्यूएटिंग द परचेस ऑफ न्यू मशीनरी विद द डेप्रिशिएबल बेस 1 लाख रुपए। एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? 4 साल। चेंज इन क्या लिखा? EBTD, अच्छा, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, पर हमें तो चाहिए CFAT। यानी कि इस क्वेश्चन में EBDT माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, फिर आएगा EBT माइनस करेंगे टैक्स, फिर आएगा PAT, फिर करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन, फिर आएगा CFAT। यानी कि क्वेश्चन घुमा रहा है आपको, ये आपको ये संख्या दे रहा है और आपको ये निकालना है, ठीक है ना? तो आपको क्या दिया? 45 30 25 35, ये सब हम लोग ने लिख दिया। 45 30 ये सब लिख दिया, माइनस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो कितना है का असर कितना है? 1 लाख का है। लाइफ कितनी है? 4 साल। SLM के साथ से 25 25 25 कर देंगे, माइनस कर देंगे, फिर क्या आएगा? EBT, फिर टैक्स माइनस कर देंगे, क्या आएगा? पैट आएगा। और डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? एड बैक करेंगे। बस यही तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। क्या समझा? CFAT कैसे निकालते? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं। ओके, आ जाओ। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर इज 150। ओके, यहां पे वो पूछ रहा है कि आप फाइंड आउट करो ARR। क्या करेंगे? देखो, आपने कौन सा क्वेश्चन लिया इसके पहले? NPV ले लिया। आप क्या करें? ARR के 2 फॉर्मूला बोलो। एवरेज पैट आएगा तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा, एवरेज पैट आएगा। ओके, अब देखो यहां पे लिखा है 50। अच्छा, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट है एंड डेप्रिसिएशन। ओके, और आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे क्या क्या सीन है? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है। क्या मतलब? इसको मैं पैट ही बोल सकता हूँ? अरे, डेप्रिसिएशन के बाद ही तो टैक्स निकालते ना। अच्छा, मुझे बताओ, एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ, क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? अगर ये आ गया ना, मतलब आपको सच मायने में समझे क्या मतलब इसका? आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? ये CFAT है। बिफोर यानी कि आपने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया। यहां पे बोल रहा है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी और डेप्रिसिएशन भी, यानी कि पहले डेप्रिसिएशन माइनस क्या होगा, फिर टैक्स माइनस किया। तो ये पैट है, प्रॉपर पैट है। तो अपने को पैट ही चाहिए था। एवरेज ले लो इसका, 460 अपन पास कर दो। थैंक यू ऋषभ जैन। हाँ, कितना हो रहा है? ये 92 आ गया। पर आप मुझे बताओ वो क्या है? क्या 10 लाख? तो 10 लाख से डिवाइड कर दो, हो गया 9.2। पर अभी दूसरा पॉइंट क्या है? अगर आपने ओपनिंग में क्या बोल रहा है, लास्ट में कितना, 5th एंड ऑफ द ईयर कितना पैसा बचा? प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड आउट, तो लास्ट में उसकी वैल्यू 80 बच गई। तो आपके 10 लाख प्लस 80,000, तो 1080 हो गया। डिवाइड करो 2 से, 540, तो 540 से डिवाइड किया इसको, कितना है? 75। बराबर है क्या? क्वेश्चन समझ में आया ना? नेक्स्ट,
चलो, वन 151 पे क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं। ओके, सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स, ओके, इन्वॉल्विंग कितना लिखा, डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो कितना है सब में? अच्छा, हर साल ये पैसा जा रहा है क्या आ रहा है? 3 प्रोजेक्ट्स का 3 आउटफ्लो है। सपोज फर्दर दैट द सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज ऑफ दिस प्रोजेक्ट इतना 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 इनका अच्छा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो भी दिया है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो भी दिया है, तो एनपी तो डायरेक्ट ही निकलेगा। कैलकुलेट डिजायरेबिलिटी फैक्टर, यानी कि आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का दूसरा नाम है जिसका नाम है डिजायरेबिलिटी फैक्टर। याद रखना, पीआई एंड डिजायरेबिलिटी फैक्टर ये हमेशा दोनों सेम होता है। क्या सेम होता है? पीआई कैसे निकालते मालूम है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ये वही निकालना है। देखो ये उसको ही बोलते हैं। तो आप मुझे बताएंगे ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इनफ्लो इनफ्लो इनफ्लो, आउटफ्लो आउटफ्लो, ये पूरा ऊपर से देखिए कॉपी किया है और इनफ्लो अपन आउटफ्लो कर दो, ये आ गया आपका। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? डिजायरेबिलिटी फैक्टर निकाल दिया, और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। अब बताओ बाय टेका, अच्छा क्या मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा ही नहीं, डिजायरेबिलिटी फैक्टर निकालो, निकाल दिया, ठीक है नेक्स्ट। अब मैं आपको आईआरआर पे ले जाता हूं। क्या निकालना है आपको? मैं आपको आईआरआर पढ़ाता हूं। आईआरआर एक ऐसा, सुनो मेरा, आईआरआर एक ऐसा वो है जहां पे वो होता है, सुनो ध्यान से, आईआरआर एक ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर है जहां पे आपको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? आई रिपीट अगेन, आईआरआर एक ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर है जहां पे ना होता है प्रॉफिट ना होता है लॉस। यानी कि आईआरआर एक ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर है, एक ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर है जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, बोलो, आईआरआर एक ऐसा पता नहीं कहां से आता है, वो निकालना पड़ेगा हमें। एक्चुअली बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो एक्चुअल डिस्काउंट फैक्टर होता है जहां से बैंक, फॉर एग्जांपल बैंक 10% से रिटर्न दे रही है, 10% से बैच पे दे रही, पर अगर मेरा आईआरआर ऐसा है, आईआरआर मेरा 17% है, यानी कि मतलब क्या होगा? अगर मेरा आईआरआर 17% है, आईआरआर एक ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है जहां पे ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। अब सोचो 10% से बैंक दे रही है, 17% तक आपको ना लॉस होगा ना प्रॉफिट, यानी कि बैंक जब 10% से देगी ना, आपको अभी भी 7% का फायदा हो रहा है। बैंक अगर इंटरेस्ट बढ़ा देंगे ना 12, फिर भी आपको 5% मिल रहा है, पर बैंक ने 17 ही कर दिया और आपका आईआरआर भी 17 है, तो आपको उस प्रोजेक्ट में नो प्रॉफिट नो लॉस में चल जाओगे। यानी कि प्रोजेक्ट में पचाने की क्षमता 17% की है। हर एक प्रोजेक्ट में अपना कॉस्ट एब्जॉर्ब करने की एक क्षमताएं होती हैं, उसके ऊपर गया तो लॉस। यानी कि बैंक ने कर दिया 19, आप लॉस में, आपका एनपीवी नेगेटिव शो कर देगा। आईआरआर क्यों निकालते हैं? आईआरआर इसलिए निकालते हैं ताकि समझे ये वो लक्ष्मण रेखा है, इसके ऊपर बैंक से पूरा बार्गेनिंग करना कि हम इससे नीचे उतरे, 9, 7, 5, आप जितना इतना गैप बढ़ाओगे उतना आपका प्रॉफिट वाइडर है। पर बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ाया, आपका 17, बैंक से आपका हुआ लॉस, आई मीन नो प्रॉफिट नो लॉस, और बैंक ने 19 कर दिया, आपका प्रोजेक्ट की पचाने की क्षमता 17 की है, यानी कि आपको तो शॉर्ट लॉस होने वाला है। यानी हर एक प्रोजेक्ट का एक आईआरआर निकालना चाहिए कि उसकी क्षमताएं कितनी है जहां तक वो पचा सकता है, यानी कि एब्सॉर्ब कर सकता है। समझ आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? अरे बोल दो ना। अभी मैं आपको इसका एक फॉर्मूला दिखाता हूं।
मॉड्यूल में भी दिया है। अपने मॉड्यूल में आईसीआई के इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, पता है आपको? ये करने के लिए भी आपको वो करना जरूरी है। मैं आपको आईसीआई पे ले जाना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। आईसीआई के लिए निकालना, क्या बोलते हैं, मॉडल के अंदर का आईआरआर निकालो। आईसीआई मॉडल आईआरआर कैपिटल बिल्डिंग चैप्टर। देखो मैं कुछ बता रहा हूँ, उसमें निकाल के मुझे देना। इधर देखना, सुनो मेरी बात। वो क्या बोलते हैं, आपको एक रेंज देते हैं, रेंज बोलते कि आपने पैसे लगाए एक जगह पे, पूरा के पूरा इसका काम जो है ना, इसका आपको ये करते समय आपको एक रेंज देते हैं 10%, 20%। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये भी डिस्काउंटिंग फैक्टर। मुझे बताओ कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे आप? डिस्काउंटिंग फैक्टर इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बताओ कहाँ पे ज़्यादा पैसे कमाओगे आप? आप बिजनेस चला रहे हो, आपको बैंक 10% से दे रही, आपको बैंक 20% से दे रही है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एनपीवी यहाँ पे आ रहा है 50,000 प्लस, और यहाँ पे एनपीवी आ रहा है आपका 20,000 माइनस। समझा क्या हुआ? बताओ यहाँ पे माइनस क्यों आया? बिकॉज आपको महंगे में बैंक ने लोन दिया। तो आप क्या कर रहे थे, योर CF80 डिस्काउंटिंग फैक्टर DCF80 जब कर रहे थे, ये 10% से किया आपने, और इसके CF80 सेम रखे पर डिस्काउंटिंग फैक्टर 10 के बदले 20% रखे, और ये DCF80 यहाँ पे लिखा, बराबर है। यहाँ पे आपने 1 2 3 लिखा, यहाँ पे 1 2 3 लिखा, और आपने सब चीज़ें सेम रखी, सिर्फ ये डिस्काउंट फैक्टर के परसेंटेज दोनों के अलग लिखे। तो उसके से यहाँ पे एनपीवी अंदाजन मैंने लिया 50,000 आपका प्लस आया, और यहाँ पे एनपीवी आया -20,000। मुझे बताओ अब आपके हिसाब से इसका एनपीवी ये 50,000 है प्लस, और ये 20,000 माइनस, ये कौन से परसेंटेज पे? 20% पे लेते हो तो आप माइनस में आते हो, 10% पे लेते हो तो आप प्लस में। सर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डिस्काउंट फैक्टर 10 से, तो ये 0.9 आएगा, ये कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.2, ये आएगा 0.83, यानी कि ये तो इनफ्लोस कम कम दिखेंगे बहुत, इसलिए वो माइनस में आएगा। ऐसे समय पे आपको एक ऐसा ढूंढना है, क्या ढूंढना है? एक आपको ऐसा डिस्काउंट, ये कितने पे आ रहा है 10%, ये कितने पे आ रहा है, तो आपको कुछ तो बीच में का ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एक ऐसा बीच में पॉइंट आएगा जहां पे एनपीवी आपका 0 हो जाएगा, मतलब कुछ तो भी समवेयर इट शुड बी बिटवीन 10 to 20, यानी इसी को कहेंगे IRR। यही ढूंढने को कहते हैं IRR। IRR इज समवेयर बिटवीन टू एक्सट्रीम एनपीवी, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी कि बीच में कहे तो IRR है। IRR से क्या आना चाहिए? एनपीवी ना माइनस, एनपीवी ना माइनस ना प्लस। समझ आया? इसको निकाल, इधर देखो मेरे पास, इसको कैसे मिला नहीं क्या फॉर्मूला? IRR का फॉर्मूला है ना ICI का, मिला कि नहीं मिला? अरे ICI ने बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया इसका, है ना? बस 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 यही चाहिए था। अब देखो इसको क्या बोलता है ICI। ICI बोलता है इसको कि अपन एक काम करेंगे, लोअर रेट रखते, लोअर रेट, और प्लस करते हैं एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस लोअर। पहले हम लोग इसको देखते हैं, फिर उसको याद करेंगे। ओके, लोअर रेट कितना अपना 10%, बराबर है। एनपीवी एट लोअर रेट कितना है 50 के। एनपीवी लोअर रेट कितना है, एनपीवी हायर रेट कितना है, मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट कितना है, और लोअर रेट कितना है। अब ये क्या 10% तो है ही,
ऊपर 50 लिख देता हूँ, ये कितना माइनस माइनस प्लस होगा, कितना आएगा 70K कर दूँ और मल्टीप्लाइड बाय कितना करूँ? आप बोलो मुझे क्या आंसर आएगा। 10% 10% ही रहेगा, 50/70 कितना हो रहा है, तो ये आएगा 0.71 का 10%, यानी कि लगभग ये 7.1% हो गया, बराबर है। आंसर कितना है? अगर आप 17.1 से ये क्वेश्चन करोगे तो इसका आंसर आएगा एनपीवी 0, मतलब इट इज फॉलिंग समवेयर बिटवीन 10 to 20। 17.1 तक अगर आपके बैंक ने आपको पैसे दिए तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे, पर जिस समय बैंक ने आपको 17.1 से ज्यादा पैसे दिए तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यू विल बी इनटू द, इसलिए लोग आईआरआर निकालते हैं। नहीं तो आईआरआर क्यों निकालेंगे? आईआरआर के रेट पे थोड़ी ना बैंक पैसे दे, बैंक तो उससे कम देंगे तो ज़्यादा देंगी। हमारी कोशिश होना चाहिए कि हमें बैंक का रेट आईआरआर से बहुत कम मिले, ये लक्ष्मण रेखा पार ना करे। इससे जितना कम 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 आपका इंटरेस्ट रेट होगा या डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा उतना प्रॉफिट मिलते हो। यही आईआरआर का मतलब है। एक बार फॉर्मूला बता दें क्या होगा, बोलो एक बार क्या हो रहा है, बोलो भाई। लोअर रेट आएगा, एनपीवी एट लोअर रेट, वापस से एनपीवी एट लोअर रेट, हाँ एनपीवी एट हायर रेट, हाँ बोलो एच आर माइनस लो रेट। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसको डेरिवेशन में नहीं जाएंगे पर अब याद रखो, अगर उसको डेरिवेशन जाना तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, पर अभी वो इस बैच के लिए ज़रूरी नहीं है। ये फॉर्मूले को और एक दो बार लिख के देख लेते हैं, अपने टाइम नहीं। ओके, एनपीवी एट, अब कैसे रेगुलर बैच होते हैं ना उसमें पूरा करते हैं सब कैसे डेराइव, पर अभी इतना टाइम नहीं, सॉरी। ये आपको लोअर रेट करना है, यहाँ पे आपने करना है, हाँ लोअर रेट प्लस क्या आएगा, एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस, बराबर है। ये करने का आपको आंसर मिल जाएगा। वो जो डेरिवेशन से जो करते हैं उसमें जाने का नहीं, डायरेक्ट आपको आईआरआर मिलता है। क्वेश्चन में कभी भी आईआरआर को डायरेक्टली पूछ लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर यहाँ का एनपीवी आया है 82,500 कितना है, हाँ, और यहाँ का एनपीवी कितना है -62, और ये कितना परसेंटेज है 15, और ये कितना परसेंटेज है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ढूंढो। लोअर रेट 10% का है, हायर रेट कितना है, एक है 10%, एक है 15%। ये सारे के सारे लेक्चर मई 24 के हिसाब से किए जा रहे हैं एज पर द न्यू सिलेबस। आप सभी लोग को इसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके बाद में डायरेक्टली रफ्तार के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने योग्य हो। ये जो हो रहा है हम लोग पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। बोलो क्या हो रहा है, 10% है, 15% है, इसका ये इतना 82,500 प्लस, इसका 62,500 माइनस है। बोलो आंसर कितना आ रहा है, 12.84। ये आंसर आएगा, है ना। इसको बोलते आएगा निकाल। अभी ये जो तरीका है, क्या लिखा है, जितना वैक यानी जितना आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर आईआरआर से कम होगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आपको समझ आ रहा है क्या चल रहा है, वेरी गुड। तो आज आपने आईआरआर के क्वेश्चंस को भी देख लिया, समझ लिया। चलो ये क्वेश्चन बताओ, मैंने आपको एमआईआरआर तो करके दिखा था ना। कैन यू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑफ एमआईआरआर। बताओ क्या हो रहा है। एमआईआरआर में क्या करते हैं, ईयर आ गया, ये सीएफएट आ गया, आप क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं, उसकी लाइफ देखना पड़ेगी कितनी लाइफ बची हुई है, कितनी लाइफ बची है। प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, 5 साल की लाइफ है, तो पैसे इसकी 4 लाइफ बची है, 4 ईयर्स, इसके 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर 0, बराबर है। अब कितना 4 साल में, क्या रेट इसका 8%, तो 4 साल में 1.08 मल्टीप्लाइड बाई 1.08 इक्वल टू आ रहा है 1.36, बराबर है। 1.08 यहाँ पे तो 1.08 ही आएगा, यहाँ पे आएगा 1.16 और यहाँ पे आएगा 1.08। कितना आ रहा है भैया, 1.25, बराबर है। मल्टीप्लाई करोगे फटाफट, देखो यहाँ पे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करो,
है ना, देखो इतना आ रहा है, देख लो इधर आ गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, है ना, और आखिर के तो 1 ही रहेगा। तो ये आ गया आंसर कितना, 2,12,800। यानी यू स्पेंड हाउ मच, 136। कब कब स्पेंड किया आपने, 0 ईयर पे। 5 साल बाद कितने मिले, 2,12,800। इसको कैसे करेंगे फिर आप, अब आपका फॉर्मूला आएगा, कैसे आएगा बताओ, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस, है ना, 12 बार ठोकना है आपको, 1 प्लस आर एस टू एन। प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 136, है ना, और 1 प्लस आर क्या है रे, आर 0.08, नहीं आर ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, ये तो गलत लिख रहा हूँ ना भैया, आर नहीं लिखना ना मुझे, आर तो निकालना है मुझे, वही तो MRR है। और एन कितना है, 5, और फ्यूचर वैल्यू कितनी है मेरी, 2,12,800। इसको जब सॉल्व करेंगे 12 बार ठोकने से, तो आपका आर का वैल्यू निकल के बाहर आएगा। ओके गाइस, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड, गाइस कम ऑन। ओके, कैसा लगा चैप्टर, इज इट इजी, सिंपल, डिफिकल्ट, व्हाट इज दैट? अरे इजी है क्या, चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। ये क्वेश्चन 17 है, इसमें सब कुछ पूछा है इन्होंने, पे बैक भी पूछ लिया, एनपीवी भी पूछ लिया, ये क्वेश्चन किया, मतलब ये सब मैशअप इसके अंदर ये आ गया, मतलब पूरा चैप्टर का मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको आ गया। ओके, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है, ईयर 1 2 3 4, ये थोड़ा सा 14,000 उधर, 14 लाख उधर मानो, 4 5 6 7 8 9 ऐसा दिया हुआ है, सब कुछ आपने कर लिया। ओके बराबर है। और ये आपका नेट कैश फ्लोज यानी कि ये CFAT है, और न्यू प्लान आपका ये प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो कितना है, 80 lakhs, और आपको ये हर साल इतना इनफ्लो 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 हो रहा है, बराबर है। और आपको क्या हो रहा है, ये 10% से, बताओ पे बैक कैसे निकालोगे, सिंपल पे बैक करना है, बताओ कितने साल में आएगा। आपने 80 लाख रुपए दिए, तो पहले 14 लाख गया, तो 80 में से 14 गया, तो कितने बचे, ये आपका बैलेंस 66 हो गया, माइनस 14 गए, तो ये 52 हो गया, माइनस 52 में से माइनस 14 गया, कितना होगा भैया, 38, माइनस 14 गया, 24, माइनस 14, 10। बोलो भाई क्या, बोलो भाई क्या, ये 5 साल खत्म हो गए, तो अभी भी 10 हमारे बाकी है, तो 5 साल तो कुछ तो आएंगे ना, 10 कैसे लाएंगे, अगले साल 16 कमाए, 16 डिवाइड बाय करो 360 दिन, तो एक दिन में कमाते कितने हो आप, 4,04,44 रुपए। तो आपको 10 लाख कमाना है, तो 10 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा 4,04,444, 225 दिन आ रहे मेरे पास, है ना, वही आएगा देखो, उसको मंथ में भी लिख सकते हो चाहे तो। अच्छा, तो इसको अभी आपको अगर एनपीवी करना है 10%, तो कैसे करोगे, कितने कॉलम आएंगे एनपीवी के लिए, 4, ईयर CFAT, डिस्काउंट फैक्टर, और क्या आएगा, DCFAT, है ना, तो ईयर में ईयर आ जाएगा, DCFAT सॉरी CFAT में ऊपर से नीचे डाल देना है इसको बस, है ना, और डिस्काउंट फैक्टर लिखना है, आ गया DCFAT। हाँ करके आया था ना, हाँ ठीक है बचा, हम जस्ट टेलिंग कि क्या करना था, बस हो गया ना। फिर अभी इसका इनफ्लो गया, ये बचा कितना बचा, ये इतना बचा, और 15% से निकाल, बाजू में देखो वो बोला कि नीचे लिखा है कि हमको 10% से आप PI भी निकाल दो, हाँ, तो अपन ने वो सब किया। तो आप मुझे बताओ, क्या आप मुझे ये बता सकते हो, ये NPV तो आ गया, क्या आप मुझे PI बता सकते हो, इसका PI कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अरे NPV में ये माइनस होता है, और PI में ये डिवाइडेड बाय हो जाता है, याद रखो, इसमें और इसमें जितना फर्क है ना, उतना ही फर्क ये NPV में और PI में, बस एक में माइनस होता है, एक में डिवाइड बाय होता है, बाकी कुछ नहीं। अब इसका डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 971 जो भी है, कितना हो रहा है, 1 पॉइंट आया वो ना कह दो PI लिख के, ठीक है जो भी आएगा, 1 पॉइंट कितना है, हाँ तो आ जाएगा वो, कुछ नहीं यहाँ पे शायद से लिखा नहीं है बट आ जाएगा। हाँ पूछा ना पे बैक, नहीं ना पूछा नहीं क्या PI, थर्ड में पूछा था ना PI, है ना इसका नहीं है ना। IRR कैसे निकालेंगे 10 और 15% से,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुनो, IRR बोला ना, तो आपको NPV से गुजर किया है, तो आपको पहले 10% के हिसाब से NPV निकाला आपने, इतना, कितना, इतना, फिर आपने 15% के हिसाब से निकाला, इतना। अब आपका ये लोअर रेट का NPV हो गया, ये हायर रेट का NPV हो गया। आपका लोअर रेट है 10% और आपका हायर रेट के हिसाब से जो है वो 15%, समझाया? तो आपको ये जो फॉर्मूला में चाह रहे करके बताओ, IRR फॉर्मूला में गुजार दो। लोअर रेट कितना है 10%, लोअर रेट 10% करके दिखाओ। लोअर रेट कितना 10%, प्लस क्या आएगा, लोअर रेट का NPV ऊपर लेके जाओ 17,18,000, फिर नीचे क्या आएगा, वही 17,18,000 नीचे आएगा, माइनस करना पड़ेगा 2,12,000 और मल्टीप्लाइड बाय 5%, क्योंकि हायर और लोअर में 5% का ही फर्क है। कितना आंसर आ रहा है देखो, आ गया ना 14.45 एग्जैक्टली। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन में अब कोई डाउट नहीं है, ओके? ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। आई थिंक बेसिक 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 जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना हमने सब कर लिया, उसको आने दे कोई भी क्वेश्चन में। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा सकता हूँ, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, करेगा। यह है कट ऑफ 7.5% इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा है यहाँ पे, शिवाली लिमिटेड इज प्लानिंग, क्या बोल रहा है, प्लानिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, इट हैज अ 5 प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑल विच गिव्स अ पॉजिटिव NPV, यानी कि इनके 5 प्रोजेक्ट्स है ABCDE, है ना, और जो क्या लिखा 7.5% कट ऑफ रेट है उनका, एंड द इन्वेस्टमेंट आउटफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यूज बीइंग एज फॉलोज, राइट है? क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये NPV डायरेक्टली दिया हुआ है, तो बेस्ट, इससे अच्छा क्या होगा, द कंपनी इज लिमिटेड टू स्पेंडिंग, अरे वो है ये, अच्छा क्वेश्चन, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ये डिविजिबल क्वेश्चन है। आपके पास कितने पैसे हैं, पर आपके इसमें ऑप्शन कितने हैं, 50,000 लगाओ, 40,000 लगाओ, ये 5 प्रोजेक्ट है, 5 प्रोजेक्ट के टोटल लो, 50 + 40 + 25 + 30 + 30, कितना टोटल है, हाँ 180 दिख रहा है मुझे। तो अब क्या आपके पास 180 है क्या, नहीं, आपके पास में कितने हैं, आप बताओ, अगर आपके इसमें 120 और 180 का ऑप्शन है तो आप किस में लगाओगे सबसे पहले, जहाँ पे ज़्यादा आपका फ़ायदा हो रहा हो। तो यहाँ पे फ़ायदा जो है इन जगह पे हो रहा है, 15 ये सब लिखा हुआ है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसमें से रैंकिंग करना पड़ेगा, रैंकिंग। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, PI ढूंढते हैं, NPV की रैंकिंग नहीं, PI की रैंकिंग ढूंढेंगे, है ना? तो क्या इधर देखो, ये आपने एज इट इज सबको लिख लिया, है ना, ये NPV भी लिख लिया, फिर आप क्या करोगे, ये सारी उसकी मतलब आपका NPV, यानी इसको बोलते हैं हम लोग PI निकालेंगे, ओके? तो PI कैसे निकालते हैं इसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो यहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो आपने कितना किया था, इनफ्लो कितना किया था, अरे आउटफ्लो कितना किया था, 50 किया था ना, तो NPV 15,400 है, यानी कि इतना बढ़ गया है, यानी कि आपके हाथ में है 65,400। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो नहीं दिया पर NPV दिया है, तो ये इससे इतना बढ़ के आया ना, तो 65,400 आपके हाथ में आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, यानी कि 65,400 ऊपर आएगा माथे पे और नीचे आएगा 50,000, आंसर आएगा 1.308, बराबर है। दूसरे इसमें कैसा होगा, आपने 40 लगाया था पर 18,700 आया, तो यानी कि आपको कितना है हाथ में, 58,700 डिवाइड बाय 40,000, यानी कि 1.46 है। ऐसा कर, थर्ड का भी करके देख लो, 35,100 डिवाइडेड बाय 25, कुछ आ रहा है ऐसे, ऐसा करते हैं। मुझे बताओ आपका 1 रुपया सबसे ज्यादा कमाई कहां पे कर रहा है, यहां पे सबसे ज्यादा, ये तो 1 रुपये का इतना बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 नंबर, तो ऐसे हमने रेखे, तो बताओ किस पे पैसे लगाएंगे सबसे ज्यादा। अब 1,20,000 सबसे पहले तो यहाँ पे, ये तो 35 तो पूरा यहाँ पे खत्म कर देंगे, है ना,
तो ये 35 ले लेते हो। सबसे अच्छा प्रोजेक्ट हमारा कौन सा है? ई। तो ई में सबसे पहले पैसा डालेंगे, समझ आ रहा है? फिर बाद में किस में डालेंगे? 2 नंबर पे 40 पे डालेंगे। अभी कितना पैसा बचा हमारे पास? 35 प्लस 40 कितना हो रहा है? 75। और किस पे डालेंगे? थर्ड पे। अभी ये 25 डाल दो, कितना हो रहा है? अभी और कितने बचे? 20,000 और बचे। और यार अब 20 की जगह ही नहीं है। और ये प्रोजेक्ट जो है अगर ये डिविजिबल है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 30,000 का 2/3 ले लेंगे, क्योंकि यहां पे इन्वेस्टमेंट कितनी है? 30,000, और डिविजिबल नेचर का है, यानी कि जहां पे आप टुकड़ों में ले सकते हैं। कल मैं आपको इंडिविजुअल बताऊंगा, आज डिविजिबल बता रहा हूं। 30,000 का 2/3 कितना होगा? 20,000। यानी कि मेरे पैसे यहां पे 20,000 लगेंगे, बराबर है? तो मेरे 1,20,000 चले गए पूरे पैसे। और मैंने किस में पैसे नहीं लगाऊंगा? तो इसलिए मैंने ए में नहीं लगाए, बराबर है? और इन सब में लगा दी, पर यहाँ पे देखो ने 20 लिखे हुए, तो मैंने यहाँ पे पैसे लगाए। यहाँ से मैंने इतना एनपीवी कमाया। एनपीवी इन प्रोजेक्ट में लगा दूंगा, पर यहाँ के एनपीवी में हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्यों? अगर आपने लगाया 2/3 है तो आपको 11,200 का 2/3 मिलेगा, यानी कि आपको इतना पैसा मिलेगा, और टोटल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी हो जाएगी। समझ आया मैं क्या बोला? पर जब कभी प्रोजेक्ट इंडिविजिबल होता है ना, आपको ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में नहीं लगाना। वो आपको मैं आज नहीं कल बता रहा हूं, पर अभी इतने बताए। डिविजिबल है तो क्या करते हैं? नाम लिखा डिविजिबल, जैसे शुगर लेते हैं, चावल लेते हैं। पर कभी एसी डिविजिबल आती है, भैया 2 रुपए की एसी देना, पर 2 रुपए की शक्कर आ सकते हैं। भैया 2 रुपए का एसी देना, 2 रुपए का टीवी देना, 1 रुपए का कैमरा देना, ऐसा नहीं। और कैमरा 10 रुपए का है और आप 1 रुपए, तो 1 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा। पर 10 रुपए की शुगर है और आप 1 रुपए दे, तो 1 रुपए में कुछ तो नहीं मिलेगा। तो ये प्रोजेक्ट वैसे डिविजिबल बोलते हैं उसको। पर आपने इसको एक ध्यान रखना, आप पैसे हमेशा उसमें ही लगाओगे जिसका पीआई सबसे ज्यादा है, ना कि एनपीवी। बिकॉज पीआई आपको 1 रुपए का सबसे सर्वोच्चम वैल्यू देता है। तो भले ही क्वेश्चन में एनपी दिया था, पर हमने उसका पीआई निकाल के रैंकिंग निकाला, और उस रैंकिंग के हिसाब से उसमें पैसा लगा जिसमें पीआई सबसे ज्यादा अधिक वैल्यू दे रहा है। इज इट क्लियर? ओके, आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। बाकी तो कल करेंगे गाइस। आई सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे फिर से, राइट? इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है और कल एक दिन इसमें डालेंगे, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर, देन विल बी स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। इजी है चैप्टर, समझ रहा है ना? अभी कल, ओके। बाय बाय गाइस।